Good morning, dear students. So, in the last class, we are discussing about types of bonding in organic compounds. In that video, we observed that only covalent bonding takes place in organic compounds, along with in some cases there is coordinate bond formation, and in some cases hydrogen bond formation is there. उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा थोड़ा सा। और उस फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने मेन फोकस किया था दैट विल बी ऑन पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड हाउ टू चेक पोलैरिटी इन ए बॉन्ड। सो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है बेटा प्लीज़ इनको सीक्वेंस वाइज देखिएगा ताकि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बड़े अच्छे ढंग से आगे कर सकें। नाउ हमने लास्ट वीडियो में ऑक्टेट रूल का जिक्र किया था बेटा। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल बेसिकली ये था कि जब भी कोई एटम बॉन्ड बनाएगा तो तब तक बॉन्ड बनाएगा जब तक उसकी वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाते हैं। दैट इज नोन एज ऑक्टेट रूल। और ऐसा ही एक रूल था डुप्लेट रूल जो हाइड्रोजन के केस में फॉलो होता था। तो ना यदि हम यहाँ से देखें कि कौन सा एलिमेंट कितने बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, उसके लिए हम एक टेबल से बनाते हैं छोटी सी। आप ध्यान से देखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोजन लिया मैंने यहाँ पे, हाइड्रोजन के बाद यहाँ हमारा पता है हमें लिथियम आता है, फिर हमने बेरिलियम को कंसीडर किया, और इस तरफ जब हम चलेंगे तो देयर विल बी बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजेंस, FClBrI। यदि आप इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करोगे बेटा तो हाइड्रोजन लिथियम में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 1, बेरिलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, और बेरिलियम का ही एक और हम मेंबर ले लेते हैं मैग्नीशियम। बोरोन में हमारे पास 3 होते हैं, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन 6 और हेलोजन 7। These are the valence electrons. Now, in order to complete their octet and duplet, hydrogen require 1 electron so that it can complete its duplet. तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, और यदि किसी के साथ ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो इसका डुप्लेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाएगा बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो हमेशा कितने बॉन्ड बनाएगा? 1 बॉन्ड बनाएगा, चाहे कार्बन के साथ बनाए चाहे किसी और एटम के साथ बनाए। सिमिलरली मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो यदि इसकी वैलेंसी 2 है तो ये भी कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा? 2। वैलेंसी आपने पढ़ी होगी कि अप टू 4 जो होता है वो उतने ही बॉन्ड बनाता है, और यदि 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फिर हम उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 में से इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर वैलेंसी। और यदि आपको याद है MgX का हमने एक कंपाउंड पढ़ा था जिसको हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला था बेटा, जिसकी स्ट्रक्चर RMgX थी। तो यदि आप यहाँ भी देखोगे तो मैग्नीशियम ने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं। एक बॉन्ड ये है अल्काइल ग्रुप के साथ, दूसरा बॉन्ड ये है हेलोजन ग्रुप के साथ। चलिए, बोरॉन के जनरली हमें कोई कंपाउंड मिलेंगे नहीं ऑर्गेनिक में, बट फिर भी यदि हैं तो यहाँ एल्यूमिनियम होगा 3rd मेंबर, और ये कितने बॉन्ड बनाएगा बेटा? दिस विल फॉर्म 3 बॉन्ड्स। कार्बन आपको पता है टेट्रावेलेंट है, ये हमेशा ही कितने बॉन्ड बनाता है? 4। नाइट्रोजन की यदि हम बात करें, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो वैलेंसी आएगी वो आएगी बेटा 3।
मीन्स नाइट्रोजन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कितने बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, 3। ऑक्सीजन के 6 आएगी, ये कितने बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा, 2। और ये जो हेलोजन लिखे हुए हैं ये सारे के सारे कितने बॉन्ड बनाएंगे, 1। अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यदि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो सल्फर भी 2 ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये सेम ग्रुप के मेंबर है। सिमिलरली नाइट्रोजन यदि 3 बॉन्ड बनाता है तो फास्फोरस भी इतने ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि ये सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं। इन चीज़ों को हम थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे अप्लाई करते हैं बेटा। बट एक चीज़ याद रखिएगा कि यदि इतने बॉन्ड बनेंगे जितने यहाँ पे लिखे गए हैं जो रिक्वायर्ड हैं, जिनको मैंने सर्कल किया है इस येलो कलर के साथ, यदि इतने बॉन्ड कभी कोई एटम बनाएगा तो वो न्यूट्रल फॉर्म में रहेगा बेटा, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा तब तक। लेकिन इनसे कम या ज़्यादा बॉन्ड जब भी बनेंगे तो फिर वहाँ पे चार्ज जो है वो आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं रहेगा फिर। चलिए हम कुछ एक एग्जांपल देखते हैं जिनमें हमें आइडिया लगेगा कि ये बॉन्डिंग हुई कैसे है। हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं बेटा, मान लीजिए हमने एक स्ट्रक्चर लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसका जो जनरल फार्मूला है दैट विल बी RC डबल बॉन्ड O OH। अब आप ध्यान से देखिए बेटा, कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने थे, वो ऑलरेडी यहाँ कंप्लीट है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है बेटा, तो ये ऑक्सीजन ने देखो 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना है, दूसरा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना है। इस ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाए हैं और दोनों के दोनों किसके साथ बनाए हैं, कार्बन के साथ, मीन्स डबल कोवलेंट बॉन्ड बना है। हाइड्रोजन आपका एक ही बॉन्ड बनाता है, वो इसने किसके साथ बनाया है, ऑक्सीजन के साथ। तो जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे या लिखोगे तो उस केस में इन वैलेंसीज को आपने ध्यान रखना है बहुत अच्छे से। यदि हम मान लीजिए नाइट्रोजन का भी एक कंपाउंड यदि देखते हैं तो एक हम कंपाउंड लिखते हैं RCONH2, इसको हम पढ़ेंगे बेटा, अमाइड कहा जाता है इसको। और एक हमने ले लिया RNH2, प्राइमरी अमीन। अब यदि आप नाइट्रोजन के बॉन्ड की बात करते हो तो नाइट्रोजन हमें पता है कि ये 3 बॉन्ड बनाता है बेटा, और इस पर्टिकुलर केस में भी इस नाइट्रोजन ने 3 ही बॉन्ड बनाए हैं। यदि आप ध्यान से देखोगे तो एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया गया है, 2 बॉन्ड यहाँ हाइड्रोजन के साथ बनाए गए। सिमिलरली यहाँ आप देखोगे यहाँ भी ये 3 ही बॉन्ड बनाएगा। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि वैलेंसी जो रहेगी कंपाउंड्स में किसी भी एलिमेंट की, जो जनरली हम यूज़ करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, वो हमेशा ही उतनी ही रहेगी जितनी उसकी होनी चाहिए बेसिकली। हाँ, बट यदि इनकी वैलेंसी से कम या ज़्यादा बॉन्ड बनाते हैं, इन दैट केसेस वी हैव चार्ज्ड ऑन दैट एटम। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोनियम आयन की बात करूँ बेटा, हाइड्रोनियम आयन आपको पता है H3O पॉजिटिव होता है। अब H3O पॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इसने 3 बॉन्ड बनाए। अब 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इस पर प्लस चार्ज आया है, लेकिन यदि ये 2 ही बॉन्ड बनाता जैसे वाटर थे तो फिर ये न्यूट्रल होना था। सिमिलरली यदि मैं OH नेगेटिव बनाऊँ हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन में ऑक्सीजन पे जो है कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक एलिमेंट उसकी नॉर्मल वैलेंसी में रहता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है बेटा। लेकिन जब वो उसकी नॉर्मल वैलेंसी से कम या ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो इन दैट केसेस वी हैव चार्ज ऑन दैट पर्टिकुलर एटम। चलिए लास्ट क्लास के बिल्कुल लास्ट में आपको एक चीज़ पढ़ने के लिए बोला गया था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी हाइड्रोजन। तो उसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू हाईलाइट करता हूँ थोड़ा सा, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक ये एग्जांपल लिया बेटा,
और चलिए मैं यहाँ से एक H को हटा के इधर CH3 लगाता हूँ, ये H नहीं है यहाँ पे। तो अब यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हो तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन का मतलब सिर्फ ये होता है कि जिस भी कार्बन को आप क्लासिफाई करना चाहते हो उससे कितने कार्बन कनेक्ट हैं, उसी के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन होता है। जिस कार्बन को आप क्लासिफाई करना चाहते हो यदि वो फर्दर एक कार्बन से जुड़ा है तो वो प्राइमरी होगा, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी होगा, 3 से जुड़ा है तो टर्सरी होगा, और यदि वो 4 से जुड़ा है तो दैट विल बी क्वाटरनरी। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो ये कार्बन जो है ये फर्दर एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इट विल बी ए प्राइमरी कार्बन। सिमिलरली ये भी प्राइमरी कार्बन होगा और ये भी प्राइमरी कार्बन होगा। ये जो कार्बन है ये फर्दर 4 कार्बन से जुड़ा है, यदि आप देखोगे तो दिस विल बी क्वाटरनरी कार्बन। ये कार्बन 3 से जुड़ा है तो इट विल बी टर्सरी, ये आपका प्राइमरी होगा और ये भी आपका प्राइमरी होगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। हाइड्रोजन का जो क्लासिफिकेशन है वो भी इसी चीज़ पे बेस्ड होता है बेटा। यदि प्राइमरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ी हैं दे आर नोन एज प्राइमरी का हाइड्रोजन, सेकेंडरी के साथ जुड़ी हैं दे आर नोन एज सेकेंडरी हाइड्रोजन, सिमिलरली टर्सरी से जुड़ी होंगी तो टर्सरी हाइड्रोजन, और क्वाटरनरी कार्बन के पास अपनी कोई हाइड्रोजन होती नहीं है। आप बड़े ध्यान से इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। देखो ध्यान से, ये जो कार्बन है दिस विल बी क्वाटरनरी कार्बन, इसके पास कोई हाइड्रोजन है नहीं बेटा। चलिए नेक्स्ट जो हम बात करते हैं दैट विल बी केमिकल रिएक्शंस कैसे होंगी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर और क्या हमें वहाँ डील करना है बेसिकली। नाउ यदि आप ध्यान से देखोगे तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जनरली हम कुछ ऐसा लिखते हैं कि हमारे पास एक रिएक्टेंट होता है और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बट ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर यदि मैं इस चीज़ को लिखूँ थोड़ा सा, तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऐसा नहीं होता है बेटा। यहाँ पे फर्दर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो इन बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कुछ और कंपाउंड्स भी बनते हैं जिनको हम इंटरमीडिएट्स कहते हैं। तो उन्हीं को हमने डील करना है एक बार, क्या वो चीज़ें होती हैं, कैसे यहाँ पे रिएक्शंस जो वर्क करेंगी। तो यदि मैं इस चीज़ को देखता हूँ, बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो रिएक्टेंट बेसिकली यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड होता है बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। एक को हम कहते हैं सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएजेंट। और सबस्ट्रेट और रिएजेंट मिलके आपको प्रोडक्ट देते हैं। तो बेसिकली रिएक्टेंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर, वन इज सबस्ट्रेट, सेकंड इज रिएजेंट। सबस्ट्रेट जो होता है दिस विल बी ए लेस रिएक्टिव रिएजेंट, ये लेस रिएक्टिव होता है, और ये जो होता है ये मोर रिएक्टिव होता है। सेकंड जो आप समझ सकते हो कि सबस्ट्रेट क्या होगा, यूजुअली सबस्ट्रेट वो होता है बेटा जिसके अंदर कार्बन होता है। कार्बन जनरली सिंगल बॉन्ड की फॉर्म में हो सकता है, एल्केन्स जैसे हैं आपके पास, एल्कीन्स हो सकते हैं डबल बॉन्ड जहाँ पे हो, एल्काइंस हो सकते हैं जहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो। तो यूजुअली सबस्ट्रेट में आपके पास यदि मैं सिंपल तरीके से बोलता हूँ तो कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा। एल्कोहल हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, अमाइड हो सकता है, साइनाइड हो सकता है, इनमें से कुछ ना कुछ रहेगा। और रिएजेंट जो है ये ऐसी स्पीसीज होती है जो ज़्यादा रिएक्टिव होती है, जो रिएक्ट करेगी सबस्ट्रेट के साथ। अब ये क्या होंगे इनको हम डील करेंगे आगे, और ये दोनों मिलके आपको क्या देंगे, प्रोडक्ट।
और इस रिएजेंट के नेचर पे ही हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस को फर्दर क्लासीफाई करते हैं कि वो किस टाइप की रिएक्शंस होंगे। 3 टाइप की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने पढ़नी है ऑर्गेनिक में। वन इज सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड इज एडिशन एंड थर्ड इज एलिमिनेशन। तो वन बाय वन हम उनका बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिएजेंट की, कि रिएजेंट क्या होता है किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नाउ रिएजेंट जो है बेटा बेसिकली वो 2 तरीके का होता है। सबसे पहला है आपके पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन होता है, फाइल का मतलब होता है लविंग। तो बेसिकली ये जो होते हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इसके बारे में 4 से 5 चीज़ें हैं बेटा जो आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे से, बट उनमें से मैं कुछ को मेनली हाईलाइट करूंगा जिनकी हमें ज़रूरत रहेगी। सबसे पहला जो पॉइंट है इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे बेटा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी इनके पास। और जिन स्पीसीज के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यूजुअली उनको हम लेविस एसिड बोलते हैं। इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था एसिड और बेस का जो कंसेप्ट था। थर्ड, इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए। कल भी मैंने एक बात की थी कि नेचर का एक रूल होता है, अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो यदि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इसके लिए एफिनिटी किसकी होगी? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो यहाँ पे अटैक कौन करना पसंद करेगा? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। या ये किस पे इलेक्ट्रॉन अटैक करना पसंद करेगी? जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी। तो ये जो पॉइंट है थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट ऑलवेज अटैक्स at a site of higher electron density, site of higher या maximum electron density। तो ये 3 चीज़ें जो हैं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, सेकंड लेविस एसिड रहेंगे ये, थर्ड ये कहाँ अटैक करेंगे? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, मीन्स मैक्सिमम होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वहाँ पे कैसा चार्ज होगा बेटा? आइदर इट विल बी नेगेटिवली चार्ज और दे कैरी लोन पेयर। नाउ अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन कौन सी हो सकती हैं? दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल होगी कि नहीं होगी? इसमें जो 2-3 बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है बेटा। सबसे पहली, ऐसी स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो सारी की सारी डेफिशिएंट होती है। जैसे मैं BF3 की बात करूं, बोरोन ट्राईफ्लोराइड, AlCl3 की बात करूं, एल्यूमिनियम ट्राईक्लोराइड, ये कैसी हैं? लेविस एसिड है। और यदि मैं लिखता हूं FeBr3, ये भी लेविस एसिड होता है। So these are the some examples in which octet of central atom is not completed. तो फर्स्ट कैटेगरी तो ये है कि जिनके पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड इसमें जो आते हैं आपके वो आते हैं मेटल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, जो मेटल्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा।
लेकिन इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये मेटल सिर्फ वही हो सकते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगा। दोबारा सुनिए इसको, मेटल्स यूजुअली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, बट यहाँ पे वही मेटल इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। जैसे मान लीजिए मैं Hg2 पॉजिटिव की बात करूँ या मैं Ag पॉजिटिव की बात करूँ, तो फर्स्ट दो कैटेगरी जो है वो है ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट एंड मेटल हैविंग पॉजिटिव चार्ज। थर्ड, molecules which are polarized, molecules which are polarized, ऐसे molecules जो polarized हो सके। जैसे मान लीजिए नॉर्मली मैं Cl2 की यदि बात करता हूँ तो ये नॉन पोलर होता है बेटा, बट यदि इस मोलिक्यूल को कोई पोलराइज करते हैं तो पोलराइज करने का मतलब ये है कि जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक तरफ कम हो जाएगी, एक तरफ ज़्यादा हो जाएगी। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी ये किसका काम करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का, और ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। लास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्पीसीज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, स्पीसीज हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बॉन्ड पोलैरिटी आप चेक कीजिए, जिस एटम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हमेशा कैसी साइड होगी, इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये 4 पॉइंट हैं, इन 4 में से जो 2 हमारे काम के हैं मेनली, एक तो यही है जो मैंने लिखा है और दूसरा था इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला। इन 2 पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस करना है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरली हम ऐसी स्पीसीज को कहेंगे जिनके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर ऐसी स्पीसीज जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा। इसी में एक एक्सेप्शन होता है बहुत अच्छा, जो कई बार पूछा जाता है बेटा, यदि मैं हाइड्रोनियम आयन और अमोनियम आयन की बात करता हूँ, दिस विल बी हाइड्रोनियम आयन एंड दिस विल बी योर अमोनियम आयन। अब वैसे तो ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज हैं बेटा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल होनी चाहिए क्योंकि दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, बट ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है कई बार, दीज स्पीसीज आर नॉट इलेक्ट्रोफिलिक ऑल्दो दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। इसका रीज़न ये है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है बेटा कोई भी, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन लेना तो चाहते हैं बट इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने के लिए इनके पास कोई ऑर्बिटल नहीं है, क्योंकि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं। और आप पी ब्लॉक सारा पढ़ के आए हो कि सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं दे डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, 2d ऑर्बिटल वहाँ नहीं होती है। तो ना ये इलेक्ट्रोफाइल होगा ना ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए, जो सेकंड कैटेगरी है बेटा वो होती है न्यूक्लियोफाइल, बिल्कुल इससे अपोजिट। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियस पे चार्ज आपको पता है कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव। तो वहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थी, ये जो स्पीसीज हैं दिस विल बी इलेक्ट्रॉन रिच, क्योंकि न्यूक्लियस के लिए अट्रैक्शन तभी होगी जब आपके पास अपोजिट जो चार्ज है वो ज़्यादा होगा, मीन्स इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। और यदि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये किसका काम करेंगे, लेविस बेस का। थर्ड, अगेन अटैक विल बी एट अपोजिट साइड। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा बेटा। वहाँ क्योंकि वो डेफिशिएंट थे तो रिच साइड पर अटैक करते थे, ये रिच है तो कहाँ अटैक करेंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी।
और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी भी जहाँ ज़्यादा कम होगी, जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, वहाँ ये अटैक करना पसंद करेंगे। तो अटैक एट साइट ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी, ये वहाँ इलेक्ट्रॉन अटैक करना पसंद करते हैं। नाउ अब बात आती है किस स्पीशीज़ को आप न्यूक्लियोफाइल बोलोगे। इलेक्ट्रोफाइल में हमें फिर भी कई सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती थी, बट न्यूक्लियोफाइल में ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ आपको दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक, या तो वो न्यूक्लियोफाइल होंगे इन विच स्पीसीज हैविंग पार्शियल नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज, दोनों हो सकते हैं। पार्शियल भी हो सकता है, कंप्लीट भी हो सकता है। सेकंड, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, स्पीसीज हैविंग लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर होगा वो किसका काम करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात करते हैं, चलिए वाटर तो ऑक्सीजन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अमोनिया की यदि मैं बात करूँ एक मिनट के लिए, तो अमोनिया आपको पता है वन लोन पेयर होता है नाइट्रोजन पे, तो ये न्यूक्लियोफाइल का काम करना पसंद करेगा। सिमिलर बेसिस पे OH नेगेटिव की यदि मैं बात करूँ, दिस विल बी अगेन न्यूक्लियोफाइल ड्यू टू चार्ज, माइनस चार्ज इस पे आया है। NH2 नेगेटिव, दिस विल बी अगेन न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो इस तरीके से आप जो है बड़े आसानी से इन चीज़ों को हाँ याद रखोगे। X नेगेटिव, हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज जो होता है, तो ये सारे के सारे कैसे होंगे, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होंगे। अमीन की यदि मैं बात करूँ RNH2, तो यहाँ देखो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये भी कैसा होगा, न्यूक्लियोफिलिक। नाउ कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकती है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकती है, और ऐसी स्पीसीज को जनरली हम एम्बीफाइल्स बोलते हैं। एम्बीफाइल्स विच इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, जो दोनों तरीके से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए वाटर है हमारे पास, तो वाटर आपको पता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव देगा, तो ये कुछ केसेस में इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, कुछ केसेस में न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो क्योंकि ये दोनों का काम करेगा, दिस विल बी योर एम्बीफाइल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, ध्यान से समझिएगा इसको। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल किसी रिएजेंट में जब होते हैं, तो जनरली वहाँ पे हमेशा ही जब कोई भी रिएजेंट जो आपके पास होगा, मान लीजिए कोई रिएजेंट है आपके पास, जनरली इस रिएजेंट को इस फॉर्म में हम दिखाते हैं ENU। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोफिलिक, NU स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक। उस रिएजेंट के अंदर दोनों पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी होगा, न्यूक्लियोफिलिक भी होगा। ये चीज़ आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए कि यू हैव टू आइडेंटिफाई विच पार्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक एंड विच पार्ट इज न्यूक्लियोफिलिक। यदि आपको इतना समझ में आ जाता है किसी रिएजेंट को देख के कि कौन सा पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा पार्ट न्यूक्लियोफिलिक है, तो आप उस रिएक्शन को 50% सोल्व वहीं कर लेते हो। जो बाकी 50% काम है वो होता है बॉन्ड पोलैरिटी का। सबस्ट्रेट में आप बॉन्ड को देखो कौन सा पोलर है, कहाँ अटैक होगा, अपोजिट एंड पे अटैक कराओ, प्रोडक्ट बनाओ। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। यदि मैं इसी चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ बेटा, आल्दो इसको हम करेंगे आगे चल के। नाउ जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ये रिएजेंट है, सबस्ट्रेट है CH3Br, और इस पे मैंने OH नेगेटिव का अटैक करा दिया बेटा, ध्यान से समझिए। अब OH नेगेटिव, चलिए इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी साथ में लिखता हूँ, मैं NaOH लिख लेता हूँ। तो यदि मैं NaOH को देखता हूँ तो इट विल गिव्स Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, और CH3Br। अब यहाँ आप बॉन्ड पोलैरिटी की यदि बात करोगे तो कार्बन हेलोजन का बॉन्ड है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच होगा।
आपने कुछ भी नहीं करना है, दोनों चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर चुके हो, तो वी हैव टू जस्ट अप्लाई ए सिंपल रूल कि अपोजिट चार्ज विल अट्रैक्ट ईच अदर। तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये जो OH नेगेटिव है वो तो इसके साथ आ जाएगा, और Na के साथ कौन चला जाएगा, Br। तो जो प्रोडक्ट आपके पास बनेंगे दैट विल बी CH3, इसके साथ जुड़ेगा आपका OH प्लस NaBr। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा इसको, बहुत सिंपल काम है बेटा, बट सिंपल तब है जब आप इन दो चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से आइडेंटिफाई कर पाओगे। वन इज बॉन्ड पोलैरिटी इन सबस्ट्रेट एंड सेकेंड इज व्हाट आर द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल इन द रिएजेंट। यदि आप इतना कर पाते हो तो रिएक्शंस जो है बहुत आसानी से आपको समझ में आएगी सारी की सारी। तो इन वीडियोस को मैं तभी कह रहा हूँ आप बार बार देखिएगा एक बार, उसके बाद ही जो है हम आपके फर्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास ये कोई स्ट्रक्चर है बेटा, एल्डिहाइड है मान लीजिए, और मैं इस पे HCN का अटैक कराता हूँ। ध्यान से देखिएगा, HCN will give you H positive and Cn negative। पोलैरिटी की बात यदि आप करोगे तो ये जो दोनों बॉन्ड हैं ये तो कार्बन कार्बन का है, ये बिल्कुल नॉन पोलर रहेगा ये वाला बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन ये मैं पहले ही बता चुका हूँ ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होता है। कार्बन ऑक्सीजन में यदि आप ध्यान से देखोगे तो इट विल बी O नेगेटिव एंड इट विल बी डेल्टा पॉजिटिव। तो अब क्या करोगे, वही काम करेंगे जो पहले किया था बेटा, अपोजिट एंड्स को एंड मिलाओ, क्या प्रोडक्ट बनेगा देखो, ये तो सेम रहेंगे आपका R एंड H। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ेगा, Cn, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, H। अब बात ये आती है कि डबल बॉन्ड सिंगल में क्यों चेंज होगा बेटा। ध्यान से देखिए, यदि आप डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं करोगे तो कार्बन जो है यहाँ पेंटावेलेंट हो जाएगा, और यह आपको पता है कि कार्बन कभी भी पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। कार्बन जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमेशा ही कैसे रहेगा बेटा, टेट्रावेलेंट। तो इस वजह से जो डबल बॉन्ड है वो किस में चेंज हो जाएगा, यहाँ सिंगल में। दिस विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। बहुत सिंपल कंसेप्ट है बेटा, जस्ट आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एंड बॉन्ड पोलैरिटी इन सबस्ट्रेट एंड देन जस्ट ऐड अपोजिट चार्जेस। अपोजिट एंड्स को आप मिला दीजिए, प्रोडक्ट रिएक्शन का बन जाएगा। चलिए, सो दिस इज अबाउट रिएजेंट। एक और हम बात करते हैं थोड़ी सी बेटा, विच इज बॉन्ड ब्रेकिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बॉन्ड ब्रेकिंग किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर जब रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो वहाँ दो चीज़ें होती हैं बेटा। फर्स्ट, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं यदि मान लीजिए दो हैं तो, और फिर नए बॉन्ड बनते हैं जिससे प्रोडक्ट बनता है। तो बेसिकली दो चीज़ें रहेंगी, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड सेकेंड इज बॉन्ड फॉर्मिंग। तो ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग हुई है बेटा, ये किस तरीके से हो सकती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉन्ड ब्रेकिंग के दो पॉसिबल वेज होते हैं, वन इज होमोलिटिक, सेकेंड इज हेटेरोलिटिक। डिफरेंस दोनों में क्या होगा, कैसे आप उनको सॉर्ट आउट करोगे वो हमने देखना है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, फिर हम एक ही एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये तीनों चीज़ें बताऊंगा कि होती क्या है। जनरली हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वो होता है बेटा कोवलेंट, और कोवलेंट बॉन्ड बनता है म्यूचुअल शेयरिंग से, या पढ़ के आए हो। अब होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा इसको। यदि आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद
जितने भी एटम्स वहाँ इन्वॉल्व थे, यदि मान लीजिए दो एटम्स के बीच कोई कोवलेंट बॉन्ड बना था, इफ आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग both the atom gets their original share means जितना उन्होंने दिया था स्टार्टिंग में बॉन्ड बनाने के लिए कंट्रीब्यूशन, बाद में यदि उतना ही कंट्रीब्यूशन उनको मिलता है, सच टाइप ऑफ बॉन्ड क्लेवेज इज नोन एज होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। और यदि ऐसा नहीं होता है मीन्स ओरिजिनल शेयर नहीं मिलता है एटम्स को, तो वो जो बॉन्ड क्लेवेज होता है दैट विल बी हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। दोबारा से सुन लीजिए क्या बोला है। यदि कोई कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद एटम्स को उनका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन मिल जाता है जो उन्होंने स्टार्टिंग में दिया था इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, दैट बॉन्ड ब्रेकिंग इज नोन एज होमोलिटिक। और यदि नहीं मिलता है तो उसको कहा जाता है हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज। चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं बेटा, तीन पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे, मैं वन बाय वन बात करता हूँ और जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है मैं उनका भी जिक्र करूँगा यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास ये कोई बॉन्ड है बेटा ए और बी का। अब ए और बी का जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है बेटा कि ए को भी उसका ओरिजिनल शेयर मिल जाए, बी को भी ओरिजिनल शेयर मिल जाए। तो एक इलेक्ट्रॉन ए ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी ने दिया, वन पॉसिबिलिटी इज दैट। अब सेकंड जो पॉसिबिलिटी है बॉन्ड ब्रेकिंग की, वो एक तो ये है कि बेटा दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ए ले जाए और बी को कुछ ना मिले, मीन्स ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन भी आएंगे और बी पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो काम ए ने यहाँ किया है वो काम बी भी कर सकता है, कि बी दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाए और ए पे कुछ भी ना बचे। सो दीज आर द थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ बॉन्ड क्लेवेज, ध्यान से समझिएगा इनको। अब किस केस में कौन सा बॉन्ड क्लेवेज होगा वो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा जो मैं अब बता रहा हूँ बेटा। यदि ऐसा होता है कि दोनों बॉन्ड क्लेव करके ओरिजिनल शेयर मिल जाए किसी को, तो ये कौन सा बॉन्ड क्लेवेज है, होमोलिटिक। और ये बॉन्ड क्लेवेज जनरली कहाँ होता है बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर या नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा होता है। और ये जो दोनों आपको दिखाए गए हैं दीज आर योर हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज, और ये कब होंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में आपको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है, तो जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ खींच के ले जाएगा। तो इस केस में यदि ए के पास दोनों इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो किससे ज़्यादा है, बी से। और यदि ये केस है तो यहाँ किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है ए से। ध्यान से समझिएगा बेटा इस चीज़ को। दो तरीके का बॉन्ड क्लेवेज होता है, वन इज होमोलिटिक, सेकंड इज हेट्रोलिटिक। होमोलिटिक में ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन वापस मिल जाता है बॉन्ड क्लेवेज के बाद, हेट्रोलिटिक में नहीं मिलता है। हेट्रोलिटिक में दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोई एक एटम ले जाएगा और वो एटम वो होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट जो है ध्यान से सुनिएगा, हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज के बाद जो स्पीसीज बनती हैं तो एक पे प्लस चार्ज आएगा एक पे माइनस चार्ज आएगा, तो यहाँ आयनिक स्पीसीज बनेगी बेटा। और फ्री रेडी जो होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज होती है वहाँ पे चार्जेस नहीं आते हैं, सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा एक एक, तो ऐसी स्पीसीज को कहा जाता है फ्री रेडिकल्स। तो यदि मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ तो होमोलिटिक में क्या बनेगा, फ्री रेडिकल्स बनेंगे बेटा, और हेट्रोलिटिक में क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड्स। और ये आयनिक कंपाउंड फिर फर्दर हम पढ़ेंगे कि दो तरीके के होंगे बेटा, वन इज कार्बोकैटायन एंड सेकंड इज योर कार्बो एनायन। यदि कार्बन पे प्लस चार्ज आता है तो वो कार्बोकैटायन होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो कार्बो एनायन होगा। एक चीज़ यहाँ से
कई बार पूछी जाती है बेटा, जो एनर्जी हम देते हैं इन ऑर्डर टू ब्रेक ए कोवलेंट बॉन्ड, वो उसकी डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो यदि यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड क्लेवेज हुआ है तो एक तो जो हमारे पास एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे होमोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और एक हमारे पास होगी हेट्रोलिटिक बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। थोड़ा सा सोच के देखो और ये बताओ किस केस में एनर्जी हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी बेटा, हेट्रोलिटिक और होमोलिटिक, और किस वजह से देनी पड़े, या दोनों में सेम ही एनर्जी हमें देनी पड़े। आप सोच के देखिए 1 मिनट, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बेटा, ऐसा देखा जाता है कि हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीव को क्लीव कराने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो हमेशा बड़ी होती है होमोलिटिक से। और इसका रीज़न ये है कि यहाँ जो बॉन्ड होता है वो बेटा 2 डिफरेंट एटम्स के बीच होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से अलग अलग नेचर के होते हैं, तो उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है वो हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिमिलर एटम्स। So this is all about bond breaking. Now एक चीज़ और होती है यहाँ पे, होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज जब होता है तो उसके लिए यूजुअली हमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट ली जाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ली जाती हैं, और ऐसे जो, या यूजुअली पेरोक्साइड लिया जाएगा कोई भी, और ऐसे क्लीवेज जो होते हैं वो जनरली नॉन पोलर सॉल्वेंट में होते हैं, और जो हेट्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज हैं उनको फेवर करता है पोलर सॉल्वेंट। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। नाउ नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मैं कुछ स्पीसीज यहाँ लिखूंगा। यू हैव टू आइडेंटिफाई देयर इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। आपने उनके इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को आइडेंटिफाई करना है। सिंपल से लिखेंगे हम, और फिर उसी को हम जो है थोड़ा सा बाद में डिटेल में भी करेंगे बेटा। NaOH, KOH, NaOR। तो यदि आप इन केसेस को ध्यान से देखोगे बेटा, तो फर्स्ट में यदि आप देखोगे वाटर के अंदर, तो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि H पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा। सिमिलरली HCN में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ROH की यदि आप बात करोगे एल्कोहल की, चलिए इस पे मैं अभी बाद में आता हूँ। NaOH KOH में आप देखोगे तो इन पे प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। NaOR पे भी यहाँ प्लस चार्ज आएगा, यहाँ माइनस चार्ज आएगा। एल्कोहल के अंदर दोनों तरीके से बॉन्ड क्लेवेज होता है बेटा। इसको जब हम एल्कोहल पे आएंगे तब पढ़ेंगे कि यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी ब्रेक करता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड भी ब्रेक करता है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग यदि मैं देखता हूँ स्ट्रक्चर को, तो मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ। तो जब यहाँ कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड क्लेव होगा तो ये देगा R पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, और यहाँ से जो आपको मिलेगा RO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। So these are the electrophilic and nucleophilic part. RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी पोलैरिटी मैं आपको फर्स्ट क्लास में भी बता चुका हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेटल है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। और यदि हम बात करते हैं बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास KCN है या NaCN है, और एक मैं ले लेता हूँ AgCN। तो तीनों में देखने से तो ये लगता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा वो CN नेगेटिव होगा तीनों केसेस के अंदर बेटा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है।
इन दो केसेस के अंदर के पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, यहाँ जो है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट रहेगा आपका Cn नेगेटिव, क्योंकि यहाँ जो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड है वो आयनिक है, और उस बॉन्ड को जब आप ब्रेक करोगे तो वो M पॉजिटिव और Cn नेगेटिव में ब्रेक करेगा। बट यदि आप AgCN की बात करते हो तो AgCN के अंदर जो बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इसको हम करेंगे अल्काइल हैलाइड में। तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है बेटा AgCN का, ये बॉन्ड आयनिक नहीं होता है, ये बॉन्ड होता है कोवलेंट। और यहाँ एक नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी होता है। अब यहाँ जो फ्री साइट है जो डोनेट कर सकती है वो सिर्फ ये नाइट्रोजन एटम है। आयनिक के केस में मैं बता देता हूँ, वहाँ जैसे मान लीजिए के पॉजिटिव बना और दूसरी जो स्पीसीज बनती है वो बनती है Cn नेगेटिव। अब यहाँ कार्बन भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है, बट क्योंकि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड से, तो इस वजह से यहाँ से अटैक होना पसंद होता है। बट यदि आप इस केस में देखोगे तो यहाँ सिर्फ एक ही साइट है जो फ्री है हमारे पास, और वो साइट है नाइट्रोजन। तो यहाँ जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट एक्ट करेगा वो ये नाइट्रोजन पार्ट करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस तरीके का भी होता है। यदि मैं AgNO2 की बात करता हूँ और मैं KNO2 की बात करता हूँ, तो यहाँ भी आप देखोगे एक में जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो NO2 नेगेटिव होगा, दूसरे में ONO नेगेटिव होता है। इसको हम पढ़ेंगे जब हम एल्काइल हैलाइड पे आएंगे। तो अभी के लिए जो आपने करना है वो सिर्फ ये काम है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई बॉन्ड पोलैरिटी एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो सिर्फ इतना आप करोगे आज के लिए। इस वीडियो को ध्यान से देखना है। बॉन्ड पोलैरिटी में फर्स्ट लेक्चर में जिक्र कर चुका हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो, उसको प्लीज़ दोबारा से पढ़िएगा एक बार। इन वीडियो को एटलीस्ट 2 टाइम्स तो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या आपको समझना है, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस आपको करना है। तो दोनों वीडियोस के अंदर जो मेन चीज़ें रहेंगी हमारी, फर्स्ट में रहेगी बॉन्ड पोलैरिटी, कैसे आप बॉन्ड को पोलैरिटी असाइन करोगे, कहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा कहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। सेकंड में जो आज की वीडियो में जो बात कर रहे हैं दैट इज़ योर हाउ टू आइडेंटिफाई इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक पार्ट। तो ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हम 11th में कर चुके हैं, एक बार आप वहाँ से भी देख सकते हो इन चीज़ों को। तो बड़े ध्यान से इन दोनों वीडियोस को देखना है आपने, और फिर जो है हम इसके नेक्स्ट कुछ वीडियोस पे चलेंगे, और उसके बाद फिर जो है हम आपके चैप्टर को स्टार्ट करेंगे विच इज़ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। चलिए बेटा, थैंक यू, हैव अ गुड डे।